माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी का जो हमारे पास में सेकंड यूनिट है करंट चैलेंजेस उसको रिवाइज करने वाले हैं। ये हमारे पास में 20 मार्क्स का आता है एंड जो हमारे पास में बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, इसी से हम रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में इसके अंदर आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके अंदर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, जिनके पास में स्किल्स एंड एबिलिटीज है एंड वो वैल्यू एडिशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो जो हमारे पास में स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल, जो हम बात करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है, एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जो चेंज हुआ है स्टॉक के अंदर, मतलब जो भी नया एडिशन हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद में हमारे पास में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे पास में एंड रिजल्ट होता है, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास में मींस टू एन एंड, मतलब ये प्रोसेस होता है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, जो टेंजिबल होती है, जिसको हम ऑब्जेक्ट से सेपरेट कर सकते हैं एंड जो मींस टू प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास में काम आता है। एंड ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो इनटेंजिबल होती है, हम ऑनर से सेपरेट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास में कौन कौन से सोर्सेज है, तो देखो अगर हम खर्चा करें एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इन्फॉर्मेशन पे, 3 पॉइंट्स तो हमारे पास में यही है। एजुकेशन पे खर्चा करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगर हम हेल्थ पे खर्चा करेंगे तो हेल्थी लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कंपेयर टू अनहेल्थी पीपल। ठीक है, तो हमें हेल्थ पे खर्चा करना होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। एंड लास्ट हमारे पास में इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करेंगे तो प्रॉपर एलोकेशन हो पाएगा, ह्यूमन रिसोर्स का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें पता होगा कि हमें किस एरिया में कहाँ पे काम करना है। ठीक है, इसके बाद में है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर हमें मिले तो स्किल्स हमारी शार्पन हो सकते हैं, हम और अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट जो कि गवर्नमेंट बनाती है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम्स बनाती है ताकि वो स्किल्स वगैरह डेवलप हो सके। ठीक है, एडल्ट्स की। एंड इसके बाद में हमारे पास में आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर हो सकता है, माइग्रेशन के अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे इनकर होती है। लेकिन अगर हमें माइग्रेशन से मिलने वाला बेनिफिट अगर ज्यादा है तो ये कॉस्ट फिर चल जाएगी। ठीक है, माइग्रेशन होता क्या है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, जाते हैं एंड वहाँ पे हम इन सर्च ऑफ जॉब्स हम वहाँ पे जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। अब हमारे पास में आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको याद करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर नहीं होता तो क्या होता। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता तो फिजिकल कैपिटल कौन चलाता, अगर फिजिकल कैपिटल नहीं चलती तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्किल्स नहीं आएगी, स्किल्स नहीं आएगी तो जॉब्स नहीं मिलेगी, जॉब्स नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं इनका मतलब पैसे नहीं कमाओगे, अगर पैसे नहीं कमाओगे तो इक्वेलिटी कैसे आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। एंड अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी। अब बस इन्हीं 3 पॉइंट्स को हमें यहाँ पे लिखना है। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, ये हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल से हायर प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हमें मिलती है। एंड लास्ट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ जाएगा एंड इक्विटी हमें देखने को मिलेगी। कौन सा 5th ईयर प्लान था जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तो हमारे पास में 7th 5th ईयर प्लान था। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है हाउ टू मेजर इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इंपैक्ट कैसे मेजर करें कि ह्यूमन कैपिटल जो है उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम क्वांटिटी वाइज देखते हैं कि कितने हॉस्पिटल्स बने, कितने डॉक्टर्स आए, कितने डिग्रीज लिए, कितने बच्चों ने, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जिस स्पीड से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना, उस स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा है। ठीक है, लो क्वालिटी, लो स्टैंडर्ड्स का हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद में आता है चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या हो रहा है, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है तो समझना फिजिकल कैपिटल अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है, उससे हमें हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी, हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा तो जो इनकम आएगी उसको वो कहाँ खर्चा करेंगे, उसका एजुकेशन पे और हेल्थ पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास में बन जाएगा। तो एक चेन इफेक्ट बन गई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से शुरू हुआ एंड वापस एट द एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास में बन गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो देखो हम स्कूल से बात करें, सबसे पहले हम स्कूल से आते हैं। ठीक है, तो स्कूल्स के अंदर लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, वोकेशनलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, सेकंड फिर हमारे पास में यहाँ पे आता है कि जब हम जॉब्स करते हैं तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर इनएफिशिएंट है, मतलब इनएफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनको एग्रीकल्चर के अलावा और कोई दूसरा काम आता ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है डेफिशिएंट मेन पावर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही है। एंड फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
जो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं। लास्ट हमारे पास में राइजिंग पॉपुलेशन। तो ये कुछ हमारे पास में प्रॉब्लम्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। फिर हमारे पास में आता है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एजुकेशन की वजह से नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंसेज है हमारे पास में एजुकेशन के, ठीक है। जो एजुकेशन कमीशन था, ठीक है, 1964-66 के अंदर उन्होंने बताया कि कम से कम गवर्नमेंट को 6% ऑफ जीडीपी का खर्चा करना पड़ेगा हर साल, ताकि जो राइजिंग पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो हमारे पास में, ठीक है। एंड 1999 के अंदर जो तपास माजुमदार कमेटी थी, उनका ये कहना था कि अराउंड रुपीज 1.37 लाख करोड़ रुपीज अगले 10 सालों के अंदर गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, ताकि जो भी ये हमारे पास में 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको हमें प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन उनको दे सके, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास में एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट है। फिर हमारे पास में आता है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की जरूरत ही क्यों पड़े? तो देखो, एजुकेशन और हेल्थ दोनों ऐसे सेक्टर्स है कि अगर हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया तो क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा लगता है, ठीक है, काफी ज्यादा पैसा लग जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, और उसको मेंटेन करने के अंदर फिक्स खर्चे काफी ज्यादा होते हैं। तो उसके चलते क्या हो जाएगा ना, जो प्राइवेट सेक्टर वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फीस चार्ज करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, जो बहुत ज्यादा पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं वो इनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और ये हमारे पास में जैसे राइट्स ही है, हमारे पास में राइट टू एजुकेशन है, तो अगर पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया तो उनकी हाई फीस लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड इसके चलते क्या हो जाएगा, ये जो बेसिक जो हमारे पास में राइट है उसी से लोग जो होंगे डिप्राइव्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट को आगे होके एजुकेशन और हेल्थ दोनों के अंदर इंटरवीन करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद में आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अराउंड 6% ऑफ जीडीपी यहाँ पे खर्चा होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास में आता है एजुकेशन स्टिल है चैलेंजिंग प्रपोजिशन। एजुकेशन अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि अभी भी मतलब काफी सारे लोग हैं जो एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, जो क्राई का जो सर्वे था ना, जो चाइल्ड राइट्स एंड यू वाला जो सर्वे है, उसका जो सर्वे था ना, उसके अंदर क्या था कि उसमें ऐसा पता चला कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह भी है, पर वहां पे क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कलसनेस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे आधार कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इन सब के चलते ना काफी सारे बच्चे जो है उनको क्या होता है, उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता है। कई बार तो क्या होता है ना, पेरेंट्स से फीस भी ये लोग मांग लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस हमारे पास में हो रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है ना, जैसे क्या बोलते हैं, जो रूरल एरियाज है वहां पे ना प्रॉपर अभी भी पूरा +2 लेवल का मतलब 12th तक के स्कूल्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन के चलते क्या हो रहा है, फीस बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर लेते हैं वो लोग। एंड गवर्नमेंट जो है वो भी प्रॉपर तरीके से खर्चा नहीं कर रही है। अभी भी जेंडर बाइसनेस होता है, मतलब अभी भी इनइक्वालिटीज वाला सिस्टम चलता है, मतलब गर्ल्स को अभी भी रूरल एरियाज के अंदर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बाइसनेस होता है, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके चलते क्या हो रहा है, अभी भी एजुकेशन हमारे लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज है कि सभी लोग लिटरेट हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर यहाँ पे और होता है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई एक ऐसा एक्शन प्लान बनाए फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज का जो सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों हो जाए, इस तरह की कुछ एक्शन प्लान बनाए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में दो तरह के चैलेंजेस है, एक हमारे पास में लिंगरिंग मतलब एग्जिस्टिंग चैलेंजेस, और दूसरा हमारे पास में एमर्जिंग चैलेंजेस। एग्जिस्टिंग चैलेंजेस के अंदर हमारे पास में आता है रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग। रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पे जो भी हम मतलब उधार पे हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में देखो 3 तरह के रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर हम 1 साल तक की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसे हमने रॉ मटेरियल ले लिया, हमने कुछ भी इनपुट्स परचेज किए हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी हमने परचेज किए उसके लिए हमने क्रेडिट लिया, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। फिर हमारे पास आता है मीडियम टर्म क्रेडिट, जिसके अंदर हम 12 महीने से 5 साल तक के जो क्रेडिट है उसको कंसिडर करते हैं, जैसे हमने कोई नई मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है, तो कुछ थोड़ा बड़ा कोई खर्चा कर लिया, जैसे हमने वेल बनवा लिया, ठीक है, डिगिंग ऑफ वेल हुआ, या फिर हमने फेंसिंग करवा ली, तो वो सारे खर्चों के लिए अगर हमने कोई क्रेडिट लिया है तो वो जैसे 12 महीने से 5 साल तक के लिए चलता है, तो वो हमारे पास में हो गया मीडियम टर्म क्रेडिट। फिर हमारे पास में आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो ये मतलब 5 साल से लेके 20 साल तक का जो क्रेडिट होता है वो हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंदर कंसिडर करते हैं। एंड इसके अंदर जैसे कोई घर में बड़ा फंक्शन हो गया, मतलब कोई मैरिज हो गई, या फिर हमने कोई नई जमीन खरीद ली, तो इस तरह के बड़े खर्चों के लिए हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या है, हमारे पास में 2 तरह के सोर्सेज है, एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हमारे पास में क्या आता है, जैसे जो विलेज ट्रेडर्स है, ठीक है, या फिर मनी लेंडर्स हो गए,
ठीक है। ये जो लोग होते हैं ये हमें क्या करते हैं, ये हमारे पास में क्या आ गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारे पास में हो गए, ठीक है। एंड हो क्या रहा था कि जब शुरू के जो 7 5 ईयर प्लान थे तब तक तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 93% अराउंड तक का जो क्रेडिट था वो इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही आता था, ठीक है। और सिर्फ 6 से 7% ही कहाँ से आता था, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आता था। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हमारे पास में क्या आता है, जो ये हमारे पास में जैसे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गई, हमारे पास में नाबार्ड है। नाबार्ड हमारे पास में जो एपेक्स बैंक है जो कि 1982 के अंदर सेटअप हुआ था। ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हमारे पास में आ गई। इसके बाद में हमारे पास में आता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स मतलब यहाँ पे छोटे छोटे क्रेडिट प्रोग्राम्स है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट लोन का प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, ठीक है। उस तरह के कुछ ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स है हमारे पास में। एंड दूसरा जैसे जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती है वो क्या होती है, जिसके अंदर काफी सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, सेविंग्स अपने यहाँ पे मतलब डिपॉजिट करवा देते हैं, एंड जिसको भी जो पैसा चाहिए होता है वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से था। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ पे भी जैसे वुमेन्स है तो वुमेन्स जो है वो क्या कर रही है, सब थोड़ा थोड़ा सेव करके अपना एक पूरा सब डिपॉजिट वहां पे रख देती है। जिसको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो क्या करते हैं, वो उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं बहुत ही ज्यादा कंसेशनल रेट पे, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ सोर्सेज थे। अब इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज थी, तो हमारे पास में क्या डेफिशिएंसी हमें देखने को मिली इसके अंदर रूरल क्रेडिट के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उनकी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था ना, जैसे कमर्शियल बैंक्स आ गए तो भी अभी काफी ज्यादा जैसे पेपर फॉर्मेलिटीज होगी, कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तो उसके चलते काफी सारे जो जो फार्मर्स है, जो स्मॉल फार्मर्स है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनको अभी भी क्या होता है, मनी लेंडर्स के पास में जाके क्या होता है, उनको लोन लेना पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म हो रहा है। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का मतलब क्या होगा, जो बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज वो क्या करती है, पहले तो वादे कर देती है कि हम आपको ऐसे लोन देंगे या फिर हम आपको फ्री में ये प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से वो वादे कर देती है, ठीक है, वोट्स के चलते। एंड फिर वो उन जो पुअर फार्मर्स है वो उनको एक तरीके से यूज करती है अगेंस्ट द एलाइट्स, जो हमारे पास में जो रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनके अगेंस्ट वो यूज करती है। तो इस तरह की कुछ डेफिशिएंसीज देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। इसके बाद में हमारे पास में आता है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया है कि हमने जो हार्वेस्ट किया है उसके बाद से लेके पूरा फाइनल मतलब उसको हार्वेस्ट करने के बाद में उसको हमने ग्रेडिंग किया, उसको स्टोर किया, उसकी पैकेजिंग की, ठीक है, उसको हमने सेल किया, मतलब ये सारा जो भी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा रूरल मार्केटिंग के अंदर कंसिडर होता है। सिर्फ सेलिंग नहीं, पूरा प्रोसेस ही हम यहाँ पे रूरल मार्केटिंग के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा है, जैसे जो स्मॉल फार्मर्स है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं किससे, जो भी वहाँ पे मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, या फिर विलेज ट्रेडर्स होते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जो भी मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं वो उनसे सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन है वो खरीद लेते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने उनसे ही उधार लिया था, तो वो लोग जो फार्मर्स होते हैं वो भी उनको आके सेल कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाता है डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है कि आप कम रेट पे क्या कर रहे हो, सेल करके जा रहे हो क्या रहा है, जो भी ये मनी लेंडर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे आपके अकाउंट्स के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर वो वेइंग करते टाइम पे उसके अंदर कुछ भी मतलब ऊपर नीचे कर देंगे उसके अंदर भी आपको, तो एक तरीके से वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। एंड ऊपर से बहुत कम रेट के अंदर उनसे सारा प्रोड्यूस खरीद लेते हैं। और जो फार्मर्स होते हैं उनको एक्चुअल मार्केट रेट तो पता ही नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी प्रेशर में रहते हैं, उनसे उधार लिया हुआ रहता है, पैसा चुकाना होता है, तो वो लोग उन्हीं को सारा माल सेल कर देते। तो इस तरीके से ना कुछ एक्सप्लॉइटेशन वगैरह हो रहे थे। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लेके, तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया कि रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए, जैसे जो प्रॉपर मंडी टाइप होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के सुपरवाइजर्स रहते हैं, जो पूरा देखते हैं कि कहीं पे इस तरीके से कुछ एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर दी, रोड्स वगैरह बन गई है सब जगह, गाँव में भी आजकल रोड सब जगह बन चुकी है। ऐसा क्यों कर दिया है, ताकि जो फार्मर्स है वो इजीली जो भी प्रोड्यूस है वो 10-15 किलोमीटर दूर जाके भी सेल कर सके एंड उनको लुक्रेटिव प्राइसेस मिल सके, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को काफी ज्यादा प्रमोट करती है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट ने बना दिए, जिसके अंदर जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो लेके आ गई गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इससे ज्यादा अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप वहां पे दे दो, पर अगर उससे कम में अगर आपको कहीं बेचना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट को लाके सेल कर दो, गवर्नमेंट उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपका जो सारा प्रोड्यूस है वो खरीद लेगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है इतने सारे का, तो गवर्नमेंट के पास में बफर स्टॉक बन जाता है, गवर्नमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसीज, नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, ठीक है, वहां पे यूज कर लेती है, या फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां पे यूज कर लेती है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है एक ऑल्टरनेटिव चैनल भी है, मतलब एक अभी रे ऑफ होप है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे क्या हो रहा है ना, अभी जो फार्मर्स है ना वो डायरेक्टली क्या करे,
मतलब ये जो इंटरमीडिएरीज है उनके थ्रू नहीं, वो क्या करे, जैसे जो बड़ी बड़ी जो रिलायंस है या फिर जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो क्या करती है, एडवांस में पेमेंट दे देती है फार्मर्स को, एंड उसके चलते वो क्या करती है, फार्मर्स का जो सारा प्रोड्यूस है वो सारा वो बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, फार्मर्स को एक तरीके से लोन नहीं मिल रहा है, वो उनको एडवांस में पेमेंट मिल गया तो उन्हें लोन लेने की जरूरत नहीं है, एंड उनका जो सारा प्रोड्यूस है वो बहुत अच्छी रेट के अंदर एमएनसीज के पास में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक डायरेक्ट चैनल हो गया, मतलब जो कस्टमर्स है और जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली अगर मिल ले, या तो कस्टमर और फार्मर या फिर जो एमएनसीज है वो सीधा फार्मर के पास में आए एंड वो क्या करे, सारा का सारा प्रोड्यूस खरीद ले, तो बीच के जो इंटरमीडिएरीज है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, एंड इस केस के अंदर जो थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन है वो भी कम हो जाएगा, एंड जो फार्मर्स है उनको अच्छी प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है वो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि हम एक ही क्रॉप ना ग्रो करें, हम क्या करें, मल्टी क्रॉपिंग कर ले, तो क्या हो जाएगा, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब हम क्या करें, एक क्रॉप अगर मान लो कि एक फसल खराब हो गई और हमने एक ही फसल ग्रो करी होगी तो हम पूरे नुकसान में चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने 4 फसलें ग्रो कर रखी है तो अगर एक नुकसान में गई है तो हो सकता है बाकी 3 में हमें फायदा मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ हम दूसरा जो भी हमारे पास में अदर एक्टिविटीज है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है जो हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, आप काउज बफेलोज रख सकते हो या फिर आप साथ में हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, तो कुछ दूसरा आप इस तरीके का काम करो। ठीक है, जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ही हो, पर एक्चुअल में फार्मिंग में जैसा कुछ नुकसान हो रहा है तो वो वहां पे वैसा नुकसान ना हो, एंड आपकी जो मार्केट रिस्क है वो क्या हो जाए, काफी हद तक कम हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास में आता है इमर्जिंग चैलेंजेस। आने वाले टाइम में क्या सबसे बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, तो सबसे पहला वही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास में जैसे एनिमल हस्बेंड्री है जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, जैसे काउज एंड बफेलोज है। ठीक है, तो उनका मिल्क आप सेल कर सकते हो अगर आप उनको रखते हो तो। इसके अंदर हमारे पास में एक चीज आई थी, ऑपरेशन फ्लड 1966 के अंदर, जिसको हम व्हाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, जैसे गुजरात है तो वहाँ पे अमूल बहुत ज्यादा फेमस है, आपने सबने सुना होगा। तो अमूल एक जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, काफी सारे जो स्मॉल ये जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स है वो सब क्या करते हैं कि सब अपना अपने अपने घर का जो भी जितना भी जो प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोड्यूस, वो सब वहाँ पे लेके आ जाते हैं, एंड एक साथ वो बल्क के अंदर हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वहां से सेल करते हैं। तो ये सब यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर होता है। उसके बाद में फिशरीज है, तो आप फिश एग्रीकल्चर मतलब फिशी कल्चर से भी आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है एग्रीकल्चर का वो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास में था हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या हो रहा है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आया था गोल्डन रिवोल्यूशन 1991 से लेकर 2012 के अंदर, और वैसे भी अभी काफी ज्यादा चलन में है कि सबको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए होती है। ठीक है, तो साथ के साथ में क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसके बाद में आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज ना करें, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो सोइल की फर्टिलिटी पहले खत्म हो चुकी थी वो पहले से वो क्या हो जाएगी, रीस्टोर होगी, फिर वो मेंटेन रहेगी, एंड वो धीरे धीरे एनहांस भी हो जाएगी। तो 3 चीजें हो रही, पहले जो बिल्कुल खत्म हो गई थी वो रिस्टोर हो जाएगी, फिर वो उसको मेंटेन करके चलेंगे एंड उसको एनहांस भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वो हम क्यों करें, ठीक है, तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अगर हम करते हैं तो जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो काफी ज्यादा हेल्दी होता है एंड टेस्टियर होता है हमारे पास में। सेकंड हमारे पास मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा मतलब जैसे सॉइल की फर्टिलिटी वो खराब नहीं हो रही है। फिर हमारे पास आता है डिस्कार्स द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कि मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये जितने भी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं इसमें ये पेट्रोलियम बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज ही नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी को वो मेंटेन करके रखती है लंबे समय तक, एंड इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया है रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर फिनिश। अब हमारे पास में बचता है एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि वर्कर कौन होता है, तो वर्कर कौन होता है, जो भी काम करता है एंड जो वैल्यू एडिशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है उसको हम वर्कर बोलेंगे। टाइप्स ऑफ वर्कर के अंदर हमारे पास में 2 है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस होता है, एंड हायर्ड जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। हायर्ड के अंदर हमारे पास में 2 चीजें आती है, कैजुअल एंड रेगुलर। कैजुअल का मतलब क्या हो गया, जो डेली वेजेस के ऊपर है, जिनका कोई मंथली फिक्स पेमेंट नहीं आता है, ठीक है, एंड जिनको किसी भी तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। एंड रेगुलर का मतलब क्या हो गया, रेगुलर हायर्ड वर्कर्स का मतलब क्या हो गया, जिनके एक फिक्स इनकम आती है, ठीक है, एंड उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई हम किसको बोलेंगे कि कितने लेबर आवर्स, मतलब जो लेबर है वो कितने घंटे काम करने को तैयार है पर्टिकुलर वेज रेट पे। हम यहाँ पे बात करते हैं मेन आवर्स की,
कि जो लेबर है वो कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हम बात करते हैं लेबर सप्लाई के अंदर मेन आवर्स की। लेबर फोर्स का मतलब क्या हो गया है कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो हमारे पास में लेबर फोर्स के अंदर आ जाएगा। अब वर्क फोर्स में क्या आएगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वही हमारे पास में वर्क फोर्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। एंड उसके बाद में आता है पार्टिसिपेशन रेट। तो जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, हमारे पास में क्या आ जाएगा, पार्टिसिपेशन रेट निकल के आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आता है व्हाई इज द बल्क ऑफ वर्कर्स रूरल बेस्ड। अब रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा वर्कर्स क्यों है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर अभी भी डोमिनेंस उसी की चल रही है। ठीक है। एंड इंडस्ट्री और टर्शियरी सेक्टर के अंदर अभी तक इतनी जॉब्स ही नहीं है। ठीक है। एंड हाई डिपेंडेंस अभी भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही, इसलिए रूरल बेस्ड वर्कर्स ज्यादा है। वहां पे हो क्या रहा है, पार्टिसिपेशन रेट तो वहां पे ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है। इसके बाद में है व्हाई इज परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्कफोर्स लो इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर जो परसेंटेज है वुमेन वर्कफोर्स का वो कम क्यों है। तो देखो अर्बन एरियाज के अंदर कम इसलिए क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर आज भी अगर किसी को जॉब करनी, किसी भी गर्ल को, वुमेन को अगर जॉब करनी है तो इसका डिसीजन कौन लेता है, फैमिली डिसीजन होते हैं। ठीक है। गर्ल्स को पढ़ा देते हैं, एजुकेशन उनको प्रॉपर मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में जॉब करे नहीं करे डिसीजन किसका होता है, फैमिली डिसीजन होते हैं। एंड रूरल एरियाज के अंदर क्या हो रहा है ना, जो फीमेल चाइल्ड है ना वो बहुत ही कम एज के अंदर ही काम करने लग जाती है। क्यों, क्योंकि पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी के चलते फैमिली इनकम के अंदर एडिशन लाने के लिए वो बहुत ही कम एज के अंदर ही जो बिल्कुल लेस प्रोडक्टिव जॉब्स होती है, मतलब जहाँ पे उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती है, अगर हम बोल सकते हैं कम वेजेस मिलती है, वो वहाँ पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए जो वुमेन वर्कफोर्स है वो रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा है एंड अर्बन एरियाज के अंदर नहीं है। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है जॉबलेस ग्रोथ। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। फिर हमारे पास आता है कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी जो वर्कफोर्स है ना वो कैजुअली ज्यादा हो रही है, मतलब कि ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन कैजुअल नंबर्स ऑफ वर्कर्स। मतलब जो कैजुअल वर्कर्स है ना उनके नंबर के अंदर ग्रोथ हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते थे, कैजुअलाइजेशन। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन। एंड हमारे पास में इन्फॉर्मलाइजेशन के अंदर पहले हम बात करते हैं, दो सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इन्फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या आता है, 10 या 10 से ज्यादा अगर कहीं पे काम कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंड उनको सभी तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, 10 से कम लोग काम कर रहे हैं एंड उनको जैसे वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या हो गया कि लोगों का शिफ्ट हो रहा है फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ। मतलब फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है एंड इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसी को हम क्या बोलते थे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और जैसे जैसे ये इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से कैजुअलाइजेशन भी बढ़ रहा है, मतलब इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन। ठीक है। अब हमारे पास में आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो लोग काम करना चाह रहे हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम कर सकते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे पास में दो आते हैं, डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक फार्म पे 15 लोग काम कर रहे हैं, अगर हमने 15 में से 5 लोगों को निकाल भी लिया तो भी जो प्रोडक्शन हो रहा था वो उतना का उतना होगा, हमारा प्रोडक्शन कम नहीं होगा। तो मतलब जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और उसमें से हमने अगर एक्स्ट्रा लोगों को निकाल भी लिया तो हमारा प्रोडक्शन कम नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों हो जाता है, जैसे मान लो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो अगर एक फार्मर है, फिर उनके 2 बच्चे हुए वो उसी में लग गए, फिर उनके बच्चे उसी में लग गए, तो वो एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर काम करने वाले लोग काफी ज्यादा हो गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद में हमारे पास आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर के अंदर काफी ज्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर ना मतलब जैसे जब हार्वेस्ट का टाइम है, जब आपको सीड्स सो करनी है, उस वक्त आपके पास में काम है, बाकी उसके अलावा पूरे साल जैसे 5 से 7 महीने अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। अब आता है कोजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कोजेस क्या है, तो देखो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा काफी ज्यादा स्लो है, रैपिड पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर अभी भी एक सीजनल ऑक्यूपेशन है इसलिए कुछ टाइम के लिए लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसकी वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है एंड डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। और हमारे जो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनका भी क्या हो गया है, डीके हो गया। क्यों हो गया, जैसे 1991 की जो पॉलिसी है एलपीजी, उसके बाद में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए जो पहले रिजर्व कर दी गई थी इंडस्ट्रीज, उनको डी रिजर्व कर दिया, मतलब डी रिजर्वेशन हो गया एंड उसके चलते हमारी जो इंडस्ट्रीज है, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो फॉरेन कॉम्पिटिशन है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन को कोप नहीं कर पाई, तो उन लोगों को क्या हो गया, वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही आउट हो गए। ठीक है।
लास्ट हमारे पास में क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने कुछ कैंपेन्स लिए जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ कैंपेन्स लेके आई ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। लास्ट चैप्टर जो हमारे पास में इस यूनिट का है वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है, जो भी हमारे पास में आसपास की सराउंडिंग्स है, ठीक है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें इन्वायरमेंट की जरूरत ही है। देखो इन्वायरमेंट है तो लाइफ है, ठीक है, तो हमारे पास में हो गया कि इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। इन्वायरमेंट है तो लाइफ है, इन्वायरमेंट है तो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है, इन्वायरमेंट है तो जो वेस्ट होता है उसको इन्वायरमेंट असिमुलेट्स कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 पॉइंट आ गए, ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, सस्टेन्स लाइफ, असिमुलेट्स वेस्ट एंड एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमारे पास में आता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस हम किसको बोलते हैं, तो देखो 2 चीजें होती है, कैरिंग कैपेसिटी और एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में रिसोर्स एंडोमेंट है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास में रिसोर्स हमें मिला है, ठीक है, अगर उस रिसोर्सेज में से हम कुछ यूज कर रहे हैं तो अर्थ की कैपेसिटी की उन रिसोर्सेज को अर्थ रीजनरेट कर सके, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जितने रिसोर्सेज हमने यूज किए ना उसको अर्थ क्या कर ले, रीजनरेट कर ले। तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी है काफी ज्यादा कम हो चुकी है क्योंकि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो बहुत स्पीड से कर रहे हैं एंड अर्थ की जो रीजनरेशन जो पावर है वो काफी स्लो चल रही है, ठीक है। दूसरा है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, मतलब अर्थ की कैपेसिटी की वो वेस्ट को क्या कर ले, असिमुलेट कर ले। तो जो अर्थ की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो भी काफी कम हो गई है, मतलब यहाँ पे भी हम क्राइसिस के अंदर आ गए हैं कि अर्थ जो है अब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो जो वेस्ट है वो काफी ज्यादा अक्यूमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे कि अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी दोनों ही क्या हो रही है, खत्म हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्राइसिस के अंदर आ गया। इसके बाद में आता है इसके कोजेस क्या है, तो देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उनको रहने के लिए जगह चाहिए तो वो क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे। पोवर्टी है तो पोवर्टी के केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो लोग पुअर है वो क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, लकड़ियां काट के लाएंगे एंड वो उससे अपना घर चलाएंगे, ठीक है। तो पोवर्टी की वजह से भी क्या हो रहा है, एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है हमारे पास में। जैसे जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट है उनको काट दिए जा रहे हैं। फिर हमारे पास मतलब इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो रही है, लैंड पोल्यूशन हमारे पास में हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो इंडस्ट्रीज के चलते भी काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं, व्हीकल्स काफी ज्यादा पॉल्यूशन एमिट करते हैं एंड जो कुछ सिविक नॉर्म्स होते हैं कि बहुत ज्यादा तेज हॉर्न नहीं बजाना है, ये सारी चीजें उनको भी डिसरिगार्ड किया जाता है। तो इसके चलते सब तरह के पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सभी तरह के पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास में आता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है ना वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी वजह से हो रहा है। इसको कैसे भी मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसका एमिशन कम हो, इसके लिए एक प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कहाँ साइन हुआ था, क्योटो जो जापान में है वहां पे साइन हुआ था। इसका ये कब हुआ था, 1997 के अंदर। इसके अंदर हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो नेशंस है वो क्या करे, कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन जो लेयर है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पास में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है, उसका भी क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। अभी कुछ सालों के अंदर ये देखने को मिला है कि 5% डिप्लीशन हो गया है, इतना ज्यादा स्पीड से डिप्लीशन हो रहा है एंड ये बहुत ही मतलब पैनिक वाली सिचुएशन आ गई क्योंकि अगर ये इसी स्पीड से डिप्लीशन होता रहा तो जो रेज है वो सीधी सीधी डायरेक्टली आ जाएगी एंड वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पे देखो ओजोन डिप्लीशन के चलते एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है, जिसने बैन कर दिया यूज ऑफ CFC कंपाउंड, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो कंपाउंड है उनको या फिर उनसे रिलेटेड जो भी केमिकल कंपाउंड्स है उनको बैन कर दिया, किसने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है डायकोटोमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। एक हमारे पास में पॉवर्टी इंड्यूस्ड और एक है एफ्लुएंस इंड्यूस्ड। देखो पॉवर्टी है तो फिर वही सेम चीज, जो लोग पुअर है तो वो लोग क्या करेंगे, वो फॉरेस्ट से लकड़ियां काटेंगे एंड वो लोग लेके आएंगे, ठीक है, अपना घर चलाने के लिए। तो ये तो फिर भी कुछ हद तक सही है। अफ्लुएंस इंड्यूस का मतलब क्या हो गया कि हम और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट आता है कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से हम ग्रोथ लेके आए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है प्रिंसिपल कंसर्न्स क्या है, तो देखो लैंड पोल्यूशन हो रहा है,
एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास में फ्लोरा फोना है उनका भी काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये कुछ प्रिंसिपल कंसर्न्स है जिनके ऊपर बहुत जल्दी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है जैसे गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे पास में यहाँ पे सेटअप किया 1974 के अंदर, जिसके अंदर दो तरह के पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को काफी ज्यादा ध्यान दिया उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद में देखो हमारे पास में दो आंदोलन हुए थे, या फिर हम बोल सकते हैं दो मूवमेंट्स हुए थे। जैसे चिपको मूवमेंट कब हुआ था 1973 के अंदर उत्तराखंड के अंदर, एंड जो अपिको मूवमेंट है वो कब हुआ था 1983 के अंदर कर्नाटक के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास में दो मूवमेंट्स हुए थे। इसके अंदर क्या करते हैं, पेड़ को हक कर लेते हैं एंड उनको काटने नहीं देते। ठीक है, तो ये आपको ईयर्स याद रहने चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि हम फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को छोड़ के जा सके। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हमें रोकना नहीं है, ग्रोथ चालू रख सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करो ना, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचाया जा सके। इसके लिए हमारे पास में कुछ स्ट्रेटेजीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है उसको उसके ऊपर हम रिलाई करें। ठीक है, या फिर हम जो एलपीजी है, गोबर गैस है, हम उसको यूज करें, सीएनजी का यूज करें, विंड पावर का यूज करें। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है, विंड मिल्स की, बट फिर भी जो बेनिफिट है वो काफी ज्यादा होते हैं। हम फोटोवोल्टिक जो हमारे पास में सोलर एनर्जी है, ठीक है, जो फोटोवोल्टिक जो हमारे पास में प्लेट्स है हम उसका यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर हम मिनी हाइडल प्लांट्स लगाएं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बायो कंपोस्ट जो है उसको यूज कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस जो है उनको भी हम यूज कर सकते हैं, जिसके चलते क्या हो सकता है, जो हमारा फ्लोरा फोना है जो काफी ज्यादा मेडिसिनल भी है, मतलब उनसे काफी अच्छा मेडिसिन भी बन सकते हैं, हम उसको अगर वापस से यूज करें। ठीक है, उन्हीं प्रैक्टिसेस पे अगर हम वापस आए तो हम एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास में चारों चैप्टर्स जो ये सेकंड यूनिट के हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये पूरा 20 मार्क्स का आता है एंड बहुत ईजी है। बस आपको ना केस स्टडीज टाइप या फिर जो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आराम से हो जाएंगे। बस समझ में आना चाहिए कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। दैट्स इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड हाँ, एक और चीज मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको इंडियन इकोनॉमी या फिर अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट को ना बार बार आप सिर्फ चैप्टर रीडिंग मत करो, क्वेश्चन आंसर्स करो एंड सेकेंडली बुक को बंद करके रिवाइज करो। जैसे अभी हमने सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिख रखे थे एंड बुक बंद है हमारे पास में, बुक बंद करके पूरा चारों चैप्टर्स को हमने रिवाइज किया। तो वैसा ही आप भी ऐसा ही करो, कोशिश करो, हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स टू इजी। जब तक करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।